PYQs टू द पॉइंट सीरीज में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन प्रश्नों को छोड़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी पूरा कचरा खरपतवार हटा दी गई है। उसके बाद अपन ये प्रश्न है वो सोल्व कर रहे हैं जो काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आगामी परीक्षा में। हम बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की हिंदी में। ये प्रश्न देखिए आप, पहले हमने गद्यांश और पद्यांश इससे पहले वाले वीडियो में देखा है, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लें। गद्यांश और पद्यांश के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हुई हैं और 8 प्रश्न सोल्व करवा दिए थे। ये देखो 9वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आज हम इसमें चर्चा में ला रहे हैं और इसमें से 8 से 10 तक प्रश्न आए हुए हैं। कौन से? पत्र लेखन में से। पत्र लेखन सृजनात्मक लेखन है, उनमें से 7-8 प्रश्न, 7 से लेकर के 10 तक मान लो आप, इतने प्रश्न है वो हर एक पेपर में आए हुए हैं। जैसे इस पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें भी प्रश्न तो जो है ना वो 11 आए हुए हैं, लेकिन उनमें से 4 प्रश्न जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जो मैं छोड़ रहा हूं। तो ये देखिए अर्ध सरकारी पत्र की बात कर रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्र है, उसमें से प्रश्न आना इस बार मेरी समझ में लाजमी है। तो ये देखिए आप, इसके बारे में पूरा आपको पढ़ना है, तो पहले अपन प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जहां डिस्कस करना है वहीं मैं डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, ये बिल्कुल सही आदेशात्मक नहीं होती है, बल्कि इसकी भाषा है वो आत्मीय स्पर्श की होती है, और इसमें उत्तम पुरुष शैली और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग होता है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये गलत है, ये इसका उत्तर होगा। पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता, नाम से या फिर सरनाम से। सरनाम जिसको हम सरनेम कहते हैं, जैसे प्रिय श्री शर्मा जी, प्रिय श्री चौधरी जी, प्रिय श्री पूनिया जी, महिला जी, जो भी है वो कुमावत जी, ऐसे जो है ना वो नाम उसमें लिखा जाता है, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र 2 सरकारी अधिकारियों के बीच में होता है। एक कोई भी सरकारी अधिकारी है, सक्षम अधिकारी, वो अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो पत्र सरकारी काम को लेकर के लिखता है, उसमें उसके राय मशविरा जानना चाहता है, निजी राय जानने के लिए, और ये पत्र लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये 2 कार्यालयों के मध्य नहीं होता, बल्कि 2 व्यक्तियों के मध्य होता है, इसलिए इसको डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, यानी अर्ध सरकारी पत्र। इसे अर्ध शासकीय पत्र भी कह देते हैं, एक ही बात है। तो ये यहां 2 नंबर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए आप, इसके ऊपर बाईं ओर ये हुआ, प्रेषक का नाम, यानी प्रेषक मानी पत्र भेजने वाला, उसका नाम होता है और पदनाम लिखा होता है यहां। ठीक है, जैसे मान लीजिए चूरू के जिला कलेक्टर हैं, वो अपना यहां नाम और पदनाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो इसमें सबसे ऊपर कार्यालय का नाम ऊपर होता ही है, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख होता है, तो ये हर एक सरकारी पत्र में होता है। तो ये यहां हो गया। इसके बाद में कुछ बातें हैं वो आप और सुन लो, और वो देखिए आप कि ये औपचारिक पत्र है, लेकिन इसमें अनौपचारिक शैली का प्रयोग होता है। और एक विशेष बात है कि पत्र में हम यहां जो लिखते हैं ना महोदय, तो इसमें महोदय शब्द नहीं लिखा जाता। संबोधन है वो किस रूप में होगा? प्रिय श्री के रूप में, कि प्रिय श्री, और फिर आगे अपने हाथ से वो नाम लिखता है, प्रिय श्री शर्मा जी। फिर ये देखिए नीचे जो हम भवदीय लिखते हैं, इसको स्वनिर्देश या अधोलेख कहते हैं। स्वनिर्देश या अधोलेख, ये नाम इनके लिए है। ठीक है, तो इसमें हम प्राय भवदीय लिखते हैं पत्र में, लेकिन इसमें भवदीय शब्द का प्रयोग है वो वर्जित है। इसमें लिखा जाता है आपका ही, भवनिष्ठ या हितैषी, ये लिखा जाता है। और इस साइड में जो है वो यहां मंगल सूचक शब्द होते हैं, मंगल सूचक शब्द। ये देखिए आप, मंगल सूचक शब्द या प्रशंसनीय शब्द हैं वो लिखे जाते हैं कि आपके उत्तर की आशा में, या मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, या से धन्यवाद, ऐसे शब्द हैं वो इसमें लिखे जाते हैं जो शासकीय पत्र में नहीं लिखे जाते। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहां जो इस साइड में है, ये देखिए आप, यानी बाईं ओर नीचे ही नीचे प्रेषिति का पता होता है।
परिस्थिति का पता बाईं और नीचे ही नीचे लिखा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। परिस्थिति का नाम, मंगल सूचक शब्द और हस्ताक्षर, यहां जो है वो हस्ताक्षर करते हैं जिसमें केवल नाम होता है, पदनाम नहीं होता, जबकि शासकीय पत्र में पदनाम भी होता है और ये अपने हाथ से लिखते हैं। 3 चीज है वो लेखक इसमें अपने हाथ से लिखेगा, एक तो परिस्थिति का नाम, एक मंगल सूचक शब्द और एक हस्ताक्षर। बाकी है वो क्लर्क वगैरह जो है उनसे, उनके द्वारा टाइप किए हुए होते हैं। एक दूसरी चीज, विषय और संदर्भ इसमें अनिवार्य नहीं है, ये पिछले दिनों परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको अर्ध सरकारी पत्र के बारे में बताई, ठीक है। और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, जैसे मैं और आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि जो शासकीय पत्र है, परिपत्र है, कोई भी है, उसमें अन्य पुरुष शैली का प्रयोग होता है। अन्य पुरुष और कर्मवाच्य शैली का प्रयोग होता है, जैसे सभी को सूचित किया जाता है कि, ये क्या है, ये अन्य पुरुष शैली है, कर्मवाच्य शैली है। तो ये पूरा इसमें आप अर्ध सरकारी पत्र के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद में 10वां प्रश्न देखो, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता। हाँ, बीच में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, 2-3 से सब्सक्राइब और कराएं, ताकि आपका सिलेक्शन है उसकी संभावना बढ़ जाती है। और 5-10 को अगर आप करवाते हो तो आपकी निष्ठा और भी बढ़ेगी, तो आप इसको पढ़ेंगे भी, आपकी इस चैनल के प्रति आत्मीयता बढ़ेगी। अर्ध सरकारी पत्र की तरह इसमें भी आत्मीयता होती है, तभी हम सीख पाते हैं। तो इसलिए ये कोई जबरदस्ती का मामला नहीं है, बल्कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपका ही चैनल है, क्योंकि विद्यार्थी मेरे लिए फर्स्ट है, इसमें कोई शक है नहीं। तो आप हैं वो ये काम जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों से कहें कि अच्छा मैटर है, PYQ ऐप है, वो अन्य किताबों में कचरा पढ़ने के बजाय यहां पढ़ लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। अब अपन गति भी पकड़ेंगे सिलेबस में, क्योंकि आज मैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी करवा रहा हूं जो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड या पटवारी, उनमें भी काम में आएगी, क्योंकि व्याकरण के प्रश्न होंगे वो। तो ये देखिए, पहले 3-4 प्रश्न ही है, 3-4 प्रश्न ऐसे हैं, उसके बाद में व्याकरण ही है। फिर इसके बाद में देखो आप, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता। तो सरकारी पत्र में है वो कौन सा घटक नहीं होता, संबोधन, पत्रांक, दिनांक, अभिवादन। ये हमें पता भी होना चाहिए, ये हमें इस बात का पता भी होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो इसमें अभिवादन नहीं होता। अब अभिवादन का मतलब जैसे नमस्ते, सादर, चरण स्पर्श, ये अभिवादन होते हैं, ये सरकारी पत्र में या शासकीय पत्र में नहीं होते। संबोधन है वो महोदय है तो होता है। पत्रांक है वो इस साइड में अपन लिखते हैं, शॉर्ट में नाम लिख करके और फिर कार्यालय का नाम, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते हैं क्रमांक, फिर GC और फिर झू, ये देखिए आप। और यहां पर जो है वो हमें वर्ष लगा देते हैं, जैसे 2025, और यहां जो है ना वो क्रम संख्या है, जैसे 101, आगे जो भी बढ़ेगी होगी। तो जिला शिक्षा अधिकारी झुंझुनू, ऐसे अपने, ये क्या है, क्रमांक। तो ये बाईं ओर होते हैं क्रमांक, और दिनांक है वो ऊपरी ऊपर दाहिनी ओर, और ऊपर जो होता है वो विभाग का नाम या कार्यालय का नाम। उसके बाद में यहां जो 2 चीजें हैं, प्रेषक का पता, फिर प्रेषिती का पता, और सेवा में आजकल लिखते नहीं है। उसके बाद में हमें विषय और संदर्भ, और उसके बाद में महोदय लिखते हैं, फिर मुख्य भाग आ जाएगा, जो भी हमें आदेश या जो भी लिखना है वो उसमें लिखेंगे, और नीचे यहां भवदीय आएगा, और इसमें पदनाम आएगा, नाम नहीं आएगा, हस्ताक्षर, पदनाम और हस्ताक्षर। इस साइड में एक इंडोर्समेंट और होता है, इंडोर्समेंट है वो इस बार इंग्लिश में जरूर आपको याद रखना है। इंडोर्समेंट एक जो प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर में आता है ना, तो उसमें आपको ध्यान कर लेना, ये पृष्ठांकन, ये क्या है, पृष्ठांकन। तो इसको पृष्ठांकन कहते हैं। यहां प्रतिलिपि सूचनार्थ, और उसमें जो है वो बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, सबसे बड़े अधिकारी को पहले, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, ऐसे लिखा जाता है। और नीचे फिर जो है ना वो इस तरह से हस्ताक्षर होते हैं, ऊपर वाले सेम होते हैं। तो ये इंडोर्समेंट होता है, पृष्ठांकन होता है।
तो इसमें अभिवादन नहीं होता। और इसमें एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, सरकारी पत्र है, शासकीय पत्र है, इसमें अन्य पुरुष कर्मवाच्य शैली का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य शैली का प्रयोग, अन्य पुरुष कर्मवाच्य शैली का प्रयोग इसमें होता है। फिर अगला प्रश्न देखो, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैठक में जैसे निर्णय लिया और उसको क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे परिपत्र कहते हैं। परिपत्र है, इसको इंग्लिश में सर्क्यूलर कहते हैं। ये इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक प्रश्न की बात है। कार्यवृत्त है, ये देखो आप, कार्यवृत्त एक है कार्यसूची। तो इन दोनों में भी आपको ध्यान में रखना है कि कार्यवृत्त है वो तो कहेंगे मिनट्स को, जिसको माइन्यूट्स भी कह देते हैं। ये देखिए आप मिनट्स, ये भी पूछा हुआ है। और कार्यसूची है वो एजेंडा को कहते हैं, एजेंडा। और जो प्राप्ति होती है ना वो एक्नोलेजमेंट, यहां मैं ये बता देता हूं आपको, एक्नोलेजमेंट। इसको पावती या प्राप्ति रसीद कहते हैं, पावती या प्राप्ति रसीद, एक्नोलेजमेंट, ये भी ध्यान में रखना है। अनुस्मारक है, अनुस्मारक है वो रिमाइंडर को कहते हैं, ये रिमाइंडर। इनमें से कोई एक है वो पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अपन यहां पर बात करेंगे सरकारी पत्र में, ये परिपत्र की बात करते हैं। तो परिपत्र है, इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं। परिपत्र को क्या कहते हैं? गस्ती पत्र। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो इसका ध्यान कर लें, गस्ती पत्र शायद मैंने उनको लिखाया नहीं था उसमें, तो वो लिख लेंगे। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट्स किया करो, प्रश्न पूछा करो, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है ना, लेकिन प्रश्न वो रिलेवेंट होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ परिपत्र की बात कर रहा हूं तो परिपत्र का ही प्रश्न होना चाहिए, ये इस बात का आप ध्यान रखोगे। ऐसे नहीं कि आप दूसरे प्रश्न पूछ लोगे, जैसे बात अपन इस व्याकरण की कर रहे हैं, आप जो प्रश्न है ना वो काव्य शास्त्र का पूछ रहे हैं, तो इससे तो आप डिस्टर्ब भी होंगे, उनके उत्तर भी शायद नहीं दिए जाएंगे। लेकिन इससे संबंधित अगर आप प्रश्न पूछोगे तो उत्तर जरूर दिया जाएगा कि परिपत्र से संबंधित जो बात अगर पूछी जाए तो। ठीक है ना, अब ये देखो परिपत्र होता क्या है, इसको सर्कुलर करते क्यों है? क्योंकि ये सर्कुलेट होता है, यानी ये आप ये देख लो, आप जब एक ही सूचना या आदेश या ज्ञापन या शासकीय पत्र एक साथ अनेक अधीनस्थ कार्यालयों या कार्मिकों को भेजनी हो तब परिपत्र का प्रयोग करते हैं। यानी समस्त कार्यालयों को अगर एक साथ एक सूचना या आदेश या ज्ञापन देना हो, तब एक साथ करना हो, तब क्या करेंगे? हमें परिपत्र का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें समस्त प्रेषितियों, यानी प्रेषिति हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और सूचना एक ही होती है, तो उसमें समस्त शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखो परिपत्र के कितने रूप होते हैं? तो परिपत्र के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? एक तो सामान्य पत्र के रूप में होता है, एक ज्ञापन के रूप में होता है और एक आदेश के रूप में होता है। तो 3 रूप में होता है, ये ध्यान रखना। फिर इसमें देखो आप कि परिपत्र है उसकी मूल प्रति पर ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, अन्य पर नहीं होते। केवल मूल प्रति पर हस्ताक्षर होंगे, अन्य पर जो है ना वो कार्यालय अधीक्षक या कोई बड़ा बाबू है उसके ही सिग्नेचर होते हैं। फिर परिपत्र में एक बात और है, जैसे परिपत्र में सरकारी पत्र के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी एक प्रकार का सरकारी पत्र ही होता है। और एक विशेष बात जो इसमें है वो ये आपको नोट करनी है कि प्रेषिति के पदनाम से पहले समस्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे समस्त जिला कलेक्टर राजस्थान सरकार, ऐसे लिखा जाता है। तो ये समस्त शब्द का इसमें प्रयोग होता है। अब देखिए, हर एक परीक्षा के लिए जो उपयोगी प्रश्न है, जिनसे आप ऊब भी गए हैं, हर कोई मेरे जैसा
जो है अध्यापक है वो सबसे पहले ये जैसे संधि के 10 प्रश्न लिया है, 20 प्रश्न लिया है, वो सॉल्यूशन उसका करवा दिया। लेकिन ये सॉल्यूशन जो शायद आपको कम देखने को मिलेगा कि उसमें सारी चीजें आ गई हैं। जैसे परिपत्र के बारे में आप कोई भी प्रश्न है वो कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी पत्र के बारे में भी कोई भी प्रश्न है वो आप शायद परीक्षा में कर सकेंगे। सरकारी पत्र या शासकीय पत्र है उसके बारे में भी आवश्यक बातें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं और परीक्षा में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के लिए राधिका टेस्ट सीरीज है, राधिका टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं। और इस पर अभी ऑफ चल रहा है, ये 60% ऑफ है 2 दिन, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें समस्त बातें हैं वो बताई हुई हैं, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। 21 पेपर हैं वो तो इसमें हैं ही पूरे सिलेबस के। इसके अलावा 7 पेपर हैं वो PYQs के भी हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको कहने का मतलब है कि आपको काफी फायदा होगा और आप शॉर्ट में जो रिवीजन करें तो उसके लिए बहुत उपयुक्त है। अब इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, ये देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि गलत है? सतजोड़ मार्ग सन्मार्ग सही है, क्योंकि प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आने पर प्रथम वर्ण अपने 5वें में बदल जाता है। ऐसे जैसे सन्मार्ग है ऐसे सन्मित्र, ये देखो आप सतजोड़ मित्र, तो ये सदमित्र सतमित्र आपको नहीं करना है हिंदी में, बल्कि ये क्या होता है सन्मित्र होता है। ये देखिए आप, ऐसे जो है ना वो सन्मति, ये देखो सतजोड़ मति, ये सन्मति। ऐसे ही कोई तय की बात नहीं है, बल्कि तय वो अणय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए आप सणमुख, सट जोड़ मुख सणमुख, ऐसे इसमें हो जाएंगे। ऐसे जो है ना वो कै का ङ हो जाएगा, जैसे वाक जोड़ मय, तो इससे जो शब्द है वो क्या बनेगा वांगमय बनेगा। यानी हम पूरे नियम है वो इसमें ले सकते हैं। तो ये चीज है वो अमय, पै का मय बन जाएगा। ये देखो अप जोड़ मय, अप मानी जल, तो इससे जो शब्द है वो क्या बनेगा अमय बनेगा। फिर ये सतजोड़ गति, ठीक है, प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा ये रे लेवे है या कोई स्वर आए जो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में बदल जाता है। जैसे कै गे में, चे जय में, टे डे में, ते दे में, पे बे में बदलेगा। जैसे अब्ज अप जोड़ जय, ये देखो ये पे है वो किस में बदल गया बे में बदल गया। तो ये देखिए आप अब्ज, लेकिन सारे उदाहरण हम यहां पर ले नहीं सकते, इसके लिए आपको राधिका टेस्ट सीरीज है वो मेरी समझ में ले लेनी चाहिए। सचित्र, ये ऐसे गलत हुआ ये प्रश्न, क्योंकि इसमें स्टार आया हुआ है, अगर आप आंसर की में देखोगे तो यानी बोनस दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी डिलीट किया हुआ है प्रश्न। ये मानो आप डिलीट करते हैं इसमें, तो ये सचित्र होगा, सचित्र। तो इसमें यहां तय लिखा है, तय नहीं लिखा, इसलिए इसको ये मिसप्रिंट हुआ। लेकिन एक तो ये उत्तर ये गलत हो गया, तय के बाद में चय आने पर हमेशा क्या बनेगा, ये चरित्र लिखना चाहिए था इन्हें। तो ये जो है ना वो तय के बाद में चय आने पर चय आता है। तो जैसे ये देखो आप सत जोड़ चरित्र, इसका क्या बनेगा सच्चरित्र। तो ये जो है ना वो तय का नियम होता है कि तय के बाद में चय आ जाए तो भी चय बनेगा, छय आ जाए तो भी चय बनेगा, और जय आने पर जय बनता है। जैसे सज्जन, सत जोड़ जन, ऐसे जो है वो टे आने पर टे बनेगा, डे आने पर डे बनेगा, और ले आने पर ले बनेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि नए आने पर नए बनेगा। दूसरा देखिए आप सत जोड़ शास्त्र, तो ये भी सदशास्त्र, हालांकि संस्कृत में सही है लेकिन इसमें सही नहीं है, तो 2 उत्तर होने के कारण इसको डिलीट किया गया था। ये जो शब्द बनेगा वो सच्छास्त्र बनेगा। इसमें आप ये भी ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, उत जोड़ श्वास, तो इससे ये उच्छ्वास होगा, उच्छ्वास। यहां में तय का प्रयोग देखो तय है ना वो ज्यादातर यूज किया जाता है, ये तय उद के स्थान पर उद भी हो सकता है। वैसे आजकल पहला उत्तर है वो उद को मानते हैं, अगर आ जाए तो, बल्कि ऐसा होगा नहीं, मतलब वरना प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा। इस चक्कर में आप नहीं पढ़े, एक दिन है वो आपको सारे संशय हैं वो बताए जाएंगे, जिसमें व्याकरण के डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे, वो सारे आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। जैसे एक शब्द है ये जग शांति, ये देखो आप, अब इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो आप क्या करेंगे,
कि छह या तो बदलता नहीं, बदलता है तो शय में, तो शांति होता है या शांति, तो शांति होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, जगत जोड़ शांति, जगत जोड़ शांति होगा, जग शांति, जगत जोड़ शांति। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संधि विच्छेद में ये प्रश्न है वो डिलीट किया गया था, लेकिन आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना जरूरी था। फिर 13वां प्रश्न है वो देखिए आप, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ये देखो आप, संधि विच्छेद में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग करना है और उपसर्ग में नीर करना है। उपसर्ग में यहां हालांकि ये विकल्प ही नहीं दिया इन्होंने, तो ये देखिए आप उसमें नीर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विसर्ग संधि है। जैसे निर्वाद, निर्बाध, तो निर्बाध में क्या हो जाएगा, नी है जोड़ बाध, निर्बाध। ऐसे ही निर्विवाद, तो नी है जोड़ विवाद, निर्विवाद। ऐसे ही निर्माण, निर्माण में आपको ध्यान रखना है कि नए का नए या नए का नए, नी है जोड़ मान, निर्माण। सब में इसी प्रकार से होगा। जैसे निरंकुश, निरंकुश में देखो आप, नी है जोड़ अंकुश, नी है जोड़े अंकुश से क्या बनेगा, निरंकुश बनेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है तो राधिका टेस्ट सीरीज है वो कोई आपके लिए ये नहीं है कि आपको उलझा देगी, बल्कि आपका पढ़ा हुआ है उसको पूरे को सुलझा देगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आप वो इतना जो है ना वो प्रयास आप और कर लें, आप और भी तो आपने किया है। ठीक है, जैसे निर्जन होगा तो नी है जोड़ जन, निर्जन। अब इसके बाद में ये संधि के बाद में समास का प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। तो बारहसिंगा शब्द है उसमें देखिए आप, बारहसिंगा ये एक जानवर का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। वैसे सिंगा में मात्रा बड़ी होती है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास है। जैसे अन्य भी आप ले सकते हो, ये प्रश्न पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है, ये देखो आप, शाखा मृग, तो ये बंदर का पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही नीलगाय, नीलगाय में हालांकि कर्मधारय समास भी करते हैं, लेकिन एक नंबर पर बहुव्रीहि समास ही होगा। ऐसे जो है ना वो इसमें होगा। जैसे दूसरा है कटफोड़ा, कटफोड़ा या कटखुदुआ, कट है खुदुआ, चाहे ये हो, ये सब है वो क्या है, ये सारे के सारे हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, उसमें आपको ये चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऐसे जैसे मान लीजिए चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा सांप को कहते हैं, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, चक्षु सर्वा में बहुव्रीहि समास। ऐसा ही जो है वो निशा मृग, निशा मृग, निशा मृग है वो गिद्दड़ को कहते हैं, तो ये भी क्या है, बहुव्रीहि समास है। ऐसे ही जो है ना वो दुमुही, दुमुही है वो सांप या जैसी एक प्रजाति होती है, तो इसमें भी कौन सा है, ये भी जो है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है, वनवास, तो वनवास सही नहीं है, ये वन में वास होगा, वन में वास। सर्वप्रिय, तो सबके लिए प्रिय नहीं, सर्व को प्रिय। और गृह प्रवेश ये सही है, गृह में प्रवेश। हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तो ये आपको पूरा जो है वो समास विग्रह, समास विग्रह इसमें से ही आता है। हमेशा हमेशा याद रखिए कि समास विग्रह वो तत्पुरुष समास में आता है, और वहां आपको ये ध्यान रखना है कि के लिए आएगा, में आएगा। जैसे मन मोजी, तो मन का मोजी नहीं होगा, मन में मोजी होगा। मुंह है बोली, मुंह से बोली। ठीक है, घुड़सवार घोड़े पर सवार, सिर दर्द सिर में दर्द, यानी कुछ है ना वो थोड़े से अलग जाते हैं, तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, विदेश गमन विदेश को गमन, शरणागत तो शरण में आगत नहीं होगा, बल्कि शरण को आगत, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में लय प्रत्यय है, ये प्रत्यय का प्रश्न है। तो प्रत्यय में आप देखिए, ऐमल नहीं होगा, कोमल नहीं होगा, चप्पल नहीं होगा, श्यामल होगा। यानी लय प्रत्यय को हटाने पर शब्द वो साफ यानी शुद्ध बचना चाहिए। जैसे शीतल, तो शीतल में शीत रह जाएगा, पीतल, तो पीतल में पीत रह जाएगा, शीतल पीतल। ऐसे ही मृदुल, ये मृदु रह जाएगा। ऐसे ही नवल, तो ये नवल रह जाएगा। ऐसे ही रोमल,
तो रोमल में रोम रह जाएगा, ठीक है ना। जल, कमल और बल, तपोबल इनमें नहीं होता, इनमें जो है वो लय प्रत्यय नहीं होगा। इसके अलावा देखो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो घनेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा, तो इसमें सवेरा में नहीं है, सवेरा में नहीं होता, तवेरा में नहीं होता। ये देखिए आप, सवेरा और तवेरा में एरा प्रत्यय नहीं होता। वैसे बाकी जो है ना वो चाचा से चचेरा होगा, फूफा से फूपेरा होगा, ये एरा प्रत्यय है। इसके बाद में देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है? ऐसा प्रश्न भी आता है। तो ये देखो आप, ये विदेशी प्रत्यय है। बाकायदा होता है, नालायक होता है, हमदर्द होता है, लेकिन हम सब नहीं होता। एक तो हम सब नहीं होता, एक हम लोग नहीं होता। एक परीक्षा में हम लोग पूछा हुआ है, जिसका अर्थ अंग्रेजी में अगर हम देखें तो वी मानी हम, ये होता है। जबकि यहां हम का अर्थ है वो क्या है? समान है। जैसे हमदर्द, हम वतन, हम उम्र, यानी इस तरह के शब्द होते हैं। हम सफर, हम दम, हम जोली, हम राज, ये सारे हैं वो हम उपसर्ग के हैं और ये विदेशी उपसर्ग है। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो अप उपसर्ग, ये अच्छा प्रश्न है। और ये अपरोक्ष, अ उपसर्ग है। अपादान में अप होता है, अपवाद में होता है, अपमान में होता है। इसके अलावा जैसे उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, तो अपकर्ष भी इसका विलोम शब्द होगा, अपकर्ष। ऐसे जो है वो कीर्ति का अपकीर्ति होता है, कीर्ति, अपकीर्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। उपकार का अपकार होता है, उपचय का अपचय होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये नहीं होगा। जैसे इससे संबंधित और भी शब्द हैं, अपर्याप्त, ये देखो आप, अपर्याप्त, तो इसमें आने को तो ये पे आया है बाद में, लेकिन अपर्याप्त है। ऐसे ही अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, अन्य प्रत्यय भी है इसमें, तो ये अ उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो इष्ट का अनिष्ट होगा। यहां आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो स्वर से शुरू है उसका अगर आपको नहीं मिले कोई, तो अन लगा दे दो, यानी ये अन लगा दो, ठीक है। छली का निश्चल देखो, इसमें ई की मात्रा है लेकिन इसमें नहीं होती। जैसे दोषी है, तो दोषी का विलोम निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होगा। ऐसे ही एक शब्द बहुत प्रसिद्ध है, और वो कौन सा है? वो है अपराधी। तो अपराधी है, उसका निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा बल्कि निरपराध होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। उत्कर्ष का विकर्ष नहीं होता। कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो ये गलत है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। सानुनासिक, निरनुनासिक सही है। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? पाठ्य का सुपाठ्य नहीं होता, नत का अवनत नहीं होता, शिष्ट का विशिष्ट नहीं होता, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट होता है। इसमें आपको युग्म याद रखने चाहिए और वहां ऐसे करके देख लेना चाहिए कि इसका ये होता है या नहीं होता है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे विज्ञ का अभिज्ञ नहीं होता, ऐसे ही अज्ञ का अनभिज्ञ या अल्पज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ का हमेशा बहुज्ञ होता है। और ऐसे ही जो है वो ये देखिए, अपवे का मितवे, अपवे का मितवे, ईर्ष्या का द्वेष होता है, अपवे का मितवे होता है, ठीक है। ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अचल का अविचल नहीं होता, ऐसे ही कटु है, इसका तिक्त नहीं होता, कटु का मधुर होगा। उग्र का व्यग्र नहीं होता, खंडन का विखंडन नहीं होता, विशुद्ध का शुद्ध नहीं होता, कोई एक आपको मिल सकता है। अमल का विमल नहीं होता, ऐसे ही स्मरण का विस्मरण नहीं होता, ऐसे ही हताश का निराश नहीं होता, राग का अनुराग नहीं होता। ये इतनी चीजें हैं वो इसमें मैंने आपको बता दी हैं। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप दूसरों को भी जो है ना वो इससे जोड़ें, और खुद है वो लगातार रेगुलरली जो है वो ये वीडियो देखते रहें, तो आपको काफी फायदा होगा। फिर अगला प्रश्न देखो, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है शुद्ध है? तो वापस सही है। ये देखो, तीन शब्द होते हैं जिनमें यहां ई की मात्रा नहीं होती, हम बोलते हैं वापिस, लेकिन ये वापस होता है। ऐसे ही द्वार का होता है, द्वारिका नहीं होता। ऐसे ही जो है वो अहिल्या नहीं होता, बल्कि अहल्या होता है, ये ध्यान रखना है। पड़ोसी है वो सही है। त्योहार, तो इसमें ये त्योहार,
ऐसे लिखते हैं। ऐसे न्योछावर है वो भी ऐसे लिखते हैं। हालांकि दो मात्राएं भी कई जगह मिलती है, लेकिन शुद्धिकरण की बात होती है तो यही बात आती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अधीन सही है, अधीन नहीं होता, तो इसमें ये गलत है। त्योहार है, इसका तत्सम रूप है वो तिथिवार होता है। ये मैं दूसरों के लिए बता रहा हूं, दूसरे जो कॉम्पिटिशन है उनके लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, उसमें निम्नलिखित वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे चलता है। मैं वहां पहुंचा ही था जबकि, मैं वहां पहुंचा ही था कि, ये की होगा। उसने मुझे खाने को बुलाया, खाने पर बुलाया। रविवार के दिन वार आ गया तो दिन नहीं आएगा, रविवार को सभी जगह छुट्टी रहती है, तो इसमें पहला उत्तर है वो सही है। ये वाक्य शुद्धिकरण के प्रश्न है। वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इसमें से पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए, तो ये तो ठीक है, पशु के साथ में चरना और पक्षी के साथ में उड़ना। यह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, ये है। यह उपहार उसे विवाह की चौथी, यहां आता चौथी, चौथी वो यहां नहीं आएगा, विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला था। वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह रखता है, तो है तो सारे ही गलत। जैसे वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते उड़ते हुए देखे गए, ऐसे होना चाहिए। कई विद्यालय के छात्र, तो विद्यालय के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, तो विद्यालयों के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। लेकिन कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पदक्रम में यही आएगा। यहां भी थोड़ी दिक्कत है, ये भी हो सकता है, विद्यालयों के कई छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, तो इसमें भी दो उत्तर है। तो हालांकि हमें तो आना चाहिए, वो एज इट इज तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। तो वाक्य शुद्ध है, तो यहां दो उत्तर हो सकते हैं। फिर हालांकि परीक्षा में ये 2 नंबर उत्तर मानना हुआ है, पहले जो मानना है आरपीसी ने वो 2 नंबर मानना है। फिर अगला प्रश्न देखो, वोकेबुलरी से संबंधित है। वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना थोड़ी थोड़ी वोकेबुलरी तैयार करो। प्रसाद, प्रासाद, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो ये देखिए, प्रसाद महल होता है और प्रासाद महल होता है। प्रासाद क्या होगा? महल, इसलिए ये तो नहीं होगा। दूसरा देखो, ईश्वर के अर्पित भोग और प्रसन्नता, ये भी नहीं होगा। और ये प्रसाद कृपा और महल, ये होगा, कृपा और महल, प्रसाद और प्रासाद। फिर आगे देखो आप, आदि और आदि, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो आदि मानी प्रारंभ और आदि मानी अभ्यस्त, तो प्रारंभ और अभ्यस्त हो गया। इसका प्रारंभ और अभ्यस्त ऐसे देखो, छोटी मात्रा वाले दिन और दीन, ठीक है, तो दिन मानी दिवस और दीन मानी गरीब। फिर रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं? तो इसको हम पाथे कहते हैं, ये पाथे जिसे संबल कहते हैं। और जो रोगी का भोजन है वो पथ्य होता है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबद्ध नहीं है? ब्रह्मा, कमल, तो कमल नहीं है संबंध। बकरा भी होता है, दशरथ के पिता का नाम भी है, तो ये अनेकार्थक शब्द वो काफी टाइट है, जो आपको मैंने किताब में इंपॉर्टेंट लगा दिए थे। इंपॉर्टेंट और राधिका सीरीज में इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। ये 2 प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्याकरण के 25 से 30 प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगे, क्योंकि हमें पत्र लेखन और सृजनात्मक लेखन इनको व्याकरण में ही शामिल करते हैं। गद्य पद्य, गद्यांश पद्यांश है, ये भी व्याकरण में ही शामिल मानो आप, तो इसलिए 25 से 30 तक प्रश्नों की संख्या ये हो जाती है, जो सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से जनसंचार है, वो भी आपका प्रमुख टॉपिक है जो व्याकरण में आता है। का दृश्य सर्वे माध्यम क्या है? तो दूरदर्शन है, ये सामान्य प्रश्न है। रेडियो है वो सर्वे है, समाचार पत्र है वो दृश्य है, पत्रिकाएं हैं वो भी दृश्य है। संचार की विशेषताओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए आप, जनसंचार की बात है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आएगा किसी भी रूप में। प्रचारित संदेशों की प्रवृत्ति सार्वजनिक होती है, बिल्कुल सही है, और उनमें ढेर सारे द्वारपाल होते हैं, ये भी सही, गेटकीपर होते हैं। जनसंचार माध्यम चलाने के लिए औपचारिक संगठन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच सीधा संबंध होता है, नहीं, प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, अप्रत्यक्ष संबंध होता है। ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, जनसंचार वाली, ठीक है। क्योंकि इसमें एक जो विशेषता है वो ये क्या है कि बड़ी संख्या में दर्शक, श्रोता और पाठक होते हैं, और वो बिखरे हुए होते हैं और बिल्कुल सामने नहीं होते। ये आपका है, इसका फीडबैक है ना वो बाद में आता है,
फीडबैक तो लिया जाता है लेकिन वो बाद में आता है, ठीक है। और इसमें एक तरफा संचार ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, संचार करता फिर बीच में माध्यम आ जाएगा, ठीक है ना। संचार करता, संदेश, माध्यम और फिर प्राप्त करता, यहां तक जब पूछता है तो ये अप्रत्यक्ष ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर इसके बारे में देखो 31 का प्रश्न है, टीवी के द्वारा जनसंचार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये देखो इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के कथन दिखा और सुनाकर खबरों को प्रामाणिक बनाना एंकर बाइट कहा जाता है, ये सही है। बाकी के हैं वो सही नहीं है, तो यही सही है। और फिर आगे देखो आप, सफल रेडियो नाटक लिखने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। सही कहानी का चयन करना, पात्रों की संख्या सीमित रखना, पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना। तो ये पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना ये आवश्यक नहीं है। पात्रों की संख्या वो रेडियो नाटक में कम होती है, अगर संख्या ज्यादा होगी तो जो श्रोता है वो समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसमें ये जरूरी था। तो पौराणिक साहित्य का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। फिर अगला देखो आप, विज्ञापन के संबंध में सही कथन है, विज्ञापन जनसंचार का एक माध्यम है, विज्ञापन एक अकुशल विपणन औजार है, विज्ञापन मुफ्त ही प्रकाशित होते हैं, विज्ञापन एक प्रकार का समाचार है, नहीं, ये पहला है। विज्ञापन जनसंचार का एक माध्यम है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो एक प्रश्न है वो, फिर इसको बोनस दिया गया है, फीचर को ये भी कहा जाता है। तो फीचर है, इसमें देखिए आप, इसको कुछ नहीं कहा जाता इनमें से, इसलिए ये सभी हैं वो गलत है। तो यहां आपको मिला था स्टार मिलेगा आंसर की में, यानी ये डिलीट किया गया है प्रश्न। मैं बता देता हूं कि फीचर को रूपक या लक्षण कहा जाता है। फीचर को क्या कहते हैं, रूपक या फिर लक्षण कहते हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो कमेंट भी करेंगे, उनको ये नहीं बताया था, फीचर का अर्थ नहीं बताया था, तो वो नोट कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट किया करो, कमेंट करें आप, ठीक है ना। सुधार के लिए भी सुझाव दें, अपने आप में कोई पूर्ण नहीं होता, फिर भी आपकी निष्ठा होनी चाहिए और जो काम मैंने आपको बताया वो कर लो। यानी रेगुलरली जो है वो आप ये पढ़ लें, राधिका टेस्ट सीरीज है वो सरल कर लें। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो उसको पूरा पढ़ लें, ऑफलाइन आपने कोचिंग की है तो उन नोट्सों को बार बार पढ़ें, अभ्यास करना है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज है वो ध्यान में रखनी है आपको। और फीचर क्या है ये देखिए आप, किसी घटना, विषय, वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में लिखा गया एक विशेष आलेख जो कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, वो क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। फिर एक प्रश्न और देख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद में अन्य प्रकार के प्रश्न हैं वो इससे आगे अपन देखेंगे। तो ये देखो आप, डायरी लेखन की विशेषता नहीं, स्पष्ट कथन होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, असंबद्धता। ये डायरी है वो क्या है, निजी दस्तावेज है, ठीक है, जिसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और समसामयिक जो भी घटनाएं हैं उनको शामिल कर लेना चाहिए। तो ये आज का अपना वीडियो था, आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करें। कमेंट करने से भी अपनी जो इंटरेक्शन है वो इसमें बढ़ेगी। तो आप जो है ना वो कमेंट जरूर किया करें और दूसरों को जरूर इसके लिए गाइड करें। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।